नमस्कार, मैं मदन लाल आपका ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं ये आपके लिए दूसरा ऑनलाइन लेक्चर लेकर आया हूं। और मेरी जो पहली जो वीडियो है आपके लिए जो हिंदी मास्टर कैडर की, वो आपने सभी ने देख ली होगी। और बहुत सारे जो उसमें जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कि आप जल्दी से जल्दी जो है ये ऑनलाइन बैच कब शुरू करोगे, दूसरी वीडियो कब डालोगे। तो मैं आपके लिए जो दूसरी जो है दूसरा लेक्चर है, दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपने ध्यान से समझना है कि पहली जो वीडियो थी, जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने जो इतिहास लेखन और के जो कह लो कि दृष्टिकोण किया था और साहित्य इतिहास किया था। ठीक है, मेन फोकस हमारा पहले इतिहास पर रहा था। और जो मैं आज जो आज हमारा जो ये टॉपिक है जो हिंदी मास्टर कैडर का, इसमें हम जो मेन करेंगे वो करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्य पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा लिखा गया तो कौन कौन सी पद्धतियाँ, जो कौन कौन सी जो स्टाइल है वो इतिहासकारों ने जो अपनाए थे। ठीक है, दूसरा मैं बता दूं जो पद्धतियाँ, वो आप स्टाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इनको स्टाइल बोला जाता है, ढंग भी बोला जाता है, तरीका भी बोला जाता है, मेथड भी बोला जाता है। कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उस समय इतिहास लेखकों ने साहित्य लेखकों ने जो कौन कौन सी जो पद्धतियाँ, जो स्टाइल है, वो ढंग है, वो अपनाए हैं। तो उनकी बात करते हैं। वो सबसे पहले जो स्टाइल है, जो ढंग है, जो पद्धति है, वो पद्धति है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम, ध्यान से समझना है आपको। वर्णानुक्रम जो पत्ती है ये क्या है, ये कौन सी पत्ती है। जैसे ही नाम से ही आपको क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि वर्णानुक्रम भी वर्णों के क्रम के हिसाब से। ठीक है, जब भी कोई इतिहासकार क्या है वर्णों का सहारा लेकर, मीन्स वर्णों के क्रम में इतिहास लेखकों को रखता है, या साहित्य लेखकों को क्रम में, ठीक है, रखता है, तो वो कौन सी पत्ती होती है, वर्णानुक्रम पत्ती कहलाती है। तो इसमें जो सबसे पहले जैसे हम करेंगे कि क पे जितने भी कवि हैं, क पे जितने भी लेखक हैं, वो सारे हम पहले आएंगे, वो सारे पहले लिखेंगे। जैसे क से हम केशव और क से कबीर। तो ये जब दोनों जो ये दोनों कवि हैं, ये दोनों हम पहले लिखेंगे इनको। क्यों? क्योंकि हम कौन सी पत्ती अपना रहे हैं, वर्णानुक्रम पत्ती अपना रहे हैं। अब देखो, ये केशव है, ये रीति काल का है। और कबीर है वो भक्ति काल का। केशव जो रीति काल का है और जो ये कबीर है ये भक्ति काल का है। बट क्या है, लेकिन क्या है, वर्णाक्रम जो पत्ती के हिसाब से ये दोनों क्या है, एक ही काल में आ जाएंगे। जो इसका बहुत बड़ा क्या है, दोष है। ठीक है, इसलिए हम इसको, इस पत्ती को क्या है, पूर्ण तौर पर जो है एक अच्छी कह लो कि स्पष्ट कह लो पत्ती नहीं कह सकते। तो इसमें क्या है, यही दोष है कि ये जो दोनों कवि हैं, जो अलग अलग कालों के कवि हैं, और अलग अलग कालों के कवि होने के बावजूद भी क्या है, ये भक्ति काल, ये क्या है, रीति काल का है, और ये भक्ति काल, अलग अलग कालों के होने के बावजूद भी क्या है, हम जब ये वर्णानुक्रम पत्ति अपना रहे हैं तो ये एक ही काल में आ जाएंगे। जो इसका क्या है, सबसे जो कह लो कि मेन क्या है, जो प्रमुख क्या है, इसका दोष। ठीक है, ये इसलिए हम इसको अपूर्ण अपूर्ण पत्ती भी बोल देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पत्ती है किस इतिहास लेखक ने अपनाई थी। सबसे पहले ये अपनाई थी गारसा दा तासी। गारसा द जब हमारा जो इतिहास हिंदी का लिखा गया तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने लिखा सबसे पहले। तो उन्होंने ये पत्ती अपनाई थी। और दूसरा है शिव सिंह सुंदर। शिव इन दोनों ने ही इन पत्ती को अपनाया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में जो प्रश्न आया था है कि शिव सिंह सेंगर ने
जब इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उनका उन कौन सी जो पत्ती अपनाई, उन्होंने वर्णानुक्रम पत्ती अपनाई। और उनके इतिहास जो है, लेख लेख का क्या नाम है, उसके उस इतिहास लेख का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इनके जो इतिहास जो है ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, शिव सिंह सरोज है। और जो गासादा तासी है, इन्होंने भी जो वर्णानुक्रम पत्ती अपनाई है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इन्होंने भी क्या है जो है वर्णानुक्रम जो पत्ती अपनाई थी। इनका कई बार जो है जो ग्रंथ है पूछा जाता है, वो क्या है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी। और दूसरा क्या है कि इन दोनों की जो ये पत्ती थी, इनमें यही कमी थी कि जब ये क्या थे, जो ये कवि थे, जो कवि थे कोई भी है, पहले इसमें जो पहले वर्ण आते हैं उनके हिसाब से जो इन्होंने कवि पहले क्रम में रखे हैं, जैसे पहले क वाले, फिर ख वाले, फिर ग वाले, इस हिसाब से ये जो पत्ती है अपूर्ण कह सकते हैं, इनको दोषपूर्ण पत्ती कह सकते हैं। आगे जो दूसरी पत्ती है वो है काल क्रमानुसार। दूसरी है काल क्रमानुसार। अब जैसे ही आपको पता है काल, काल मतलब कि समय। ठीक है, इसमें जो समय है, समय मतलब कि कौन सा समय, मीन्स जन्म तिथि किसकी, कवि या लेखक कह लो जो। ठीक है, कवि, लेखक, रचनाकार जिन्होंने भी रचना की है, उनका वो जन्म काल क्या था, उनकी जो मेन जन्म तिथि थी, उनके हिसाब से उनको क्या था, एक ही काल में रखा जा रहा था। तो ये पत्ती कौन सी, किन जो जो साहित्यकार थे जिन्होंने अपनाई थी, ये अपनाई थी सर जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु। इन दोनों ने ही कौन सी पत्ती अपनाई थी, काल क्रम अनुसार जो है पत्ती अपनाई थी। कई बार क्या है प्रश्न आया था है, यूजीसी नेट में आया है, कई बार प्रश्न आया है कि सर जॉर्ज गियर्सन ने जो कौन सी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जो कौन सी पत्ती अपनाई थी, तो आप कह सकते हो कि इन्होंने काल क्रमानुसार पत्ती अपनाई थी। और इनके कई बार इनका ग्रंथ का नाम आया था है, इनके जो हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ लिखा था उसका नेम बताओ क्या है, द मॉडर्न वर्नक्लेचर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या था इनके जो ग्रंथ का नाम है, द मॉडर्न वर्कलेचर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, वो था सरदार गिरसन के जो ग्रंथ का नाम है। आगे है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का एक जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, वो है मिश्र बंधु विनोद। इनका इतिहास का ग्रंथ है, इतिहास के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो इन दोनों ने ही कौन सी पत्ती अपनाई थी, काल क्रमानुसार पत्ती अपनाई थी। मतलब क्या है, जो कवियों के जो जन्म, कवियों के इन जो जन्म है उनको मेन रखा था, चाहे वो किसी भी काल का है, चाहे भक्ति काल का है, चाहे रीति काल का है, किसी भी काल का कोई कवि है, उन्होंने मेन जन्म तिथि को रखकर, मेन रखकर कोई कवि किसी भी काल का हो, उन्होंने अपने एक काल में रख दिया था। तो इस पत्ती को भी हम क्या है, पूर्ण तौर पर सही पत्ती नहीं बोल सकते। ये इसका क्या है, दोष है। दोष ये है कई बार क्या, भक्ति काल का कवि है, चाहे रीति काल का है, किसी भी काल का है, तो वो अगर उसके जन्म को देखेंगे तो वो एक काल में आ जाएंगे। लेकिन वो क्या है, अगर प्रवृत्ति को देखेंगे, विशेषता को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, तो वो काल वो दूसरे काल में चला जाता है। तो इसलिए इस पत्ती का क्या है, बहुत बड़ा दोष है, ये पत्ती भी अपूर्ण है, दोष पूर्ण है। ठीक है, आगे है
जी, जो तीसरी पत्ती है वो क्या कौन सी है? वो है वैज्ञानिक पत्ती है। इसमें क्या है, जब कोई इतिहास लेखक या इतिहास का निरपेक्ष रहकर इतिहास को क्या है क्रमबद्धता से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो क्या है वैज्ञानिक रूप बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या है जो इतिहास लेखक है वो क्रम क्रम के अनुसार उसको क्रम के अनुसार उसको सिस्टमैटिक तौर पर तो उसको क्रमबद्ध कर देता है। ठीक है, जैसे काल के हिसाब से, समय के हिसाब से उसे व्यवस्थित कर देता है। लेकिन जो इसकी जो एक जो कमी रह जाती है वो क्या रह जाती है, वो युगीन जो युगीन प्रवृत्तियां है ना, प्रवृत्तियां मीन्स विशेषताएं, उस युग की विशेषताएं हैं उनको वो क्या कर दे, अनदेखा कर देता है। ठीक है, अब जब एक इतिहासकार क्या है, जब वैज्ञानिक तौर पर इतिहास लिखता है, जब निरपेक्ष रहकर इतिहास लिखता है, उस इतिहास को क्रम के अनुसार व्यवस्थित तो कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उस युग की जो युगीन प्रवृत्तियां हैं वो क्या है अनदेखा कर देता है, वो अनदेखी हो जाती हैं, उसको वो उसमें नहीं डालता। ठीक है, तो ये इसका क्या है दोष। ठीक है, इसलिए इस जो प्रवृत्ति को भी हम पूर्ण तौर पर सही प्रवृत्ति नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए जो वैज्ञानिक है जो पत्ती है, इस पत्ती को भी हम पूर्ण तौर पर सही पत्ती नहीं कह सकते। ये पत्ती किन्होंने अपनाई थी? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी के जो विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने ये पत्ती अपनाई थी। तो इनका एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था, और गणपति चंद्रगुप्त ने जो वैज्ञानिक पत्ती अपनाई थी। ठीक है, हम मेरे कहने का मतलब है कि हम जितना मर्जी निरपेक्ष हो जाएं, जितना मर्जी इतिहास को क्रम कर ले, क्रमबद्धता कर ले, व्यवस्थित कर ले, लेकिन जब तक उसमें उस युग की युगीन प्रवृत्ति नहीं आती तो वो इतिहास पूर्ण तौर पर सही इतिहास नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये दोष है। इन्होंने क्या था, युगीन प्रवृत्तियों को मेन नहीं डाला। आगे जो प्रवृत्ति है वो है आगे विधेयवादी। आगे है विधेयवादी, तो चौथी पत्ती है विधेयवादी। ठीक है, विधेयवादी ये पत्ती का जन्मदाता कई बार आता है। इस पत्ती का जो जन्मदाता कौन है? इस पत्ती का जन्मदाता है वो है टेन। टेन है कहाँ के विद्वान है? जो फ्रेंच के विद्वान है। ठीक है, वैसे ही इन्होंने जाति, पता ही आपको पहले लेक्चर में बताया, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, जाति, वातावरण और क्षण विशेष को मेन इन्होंने रखा है। इन्होंने बोला है अगर किसी भी इतिहास लेखक ने इतिहास किसी भी साहित्य का इतिहास लिखना है तो उसको क्या है जाति, वातावरण और क्षण विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तेन महोदय ने ये जो बताया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि जाति मतलब की परंपरा, वातावरण मतलब की परिस्थिति, और क्षण विषय मतलब कि समय। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप इतिहास लिखोगे, अगर किसी साहित्य का इतिहास लिखोगे, तो वो इतिहास क्या है पूर्ण तौर पर एक स्पष्ट इतिहास कहलाएगा, एक अच्छा इतिहास कहलाएगा। तो ये जो विधि है, इस विधि का जो जन्मदाता है वो टेन है, और जो टेन महोदय और फ्रेंच विद्वान हैं जिन्होंने ये 3 लक्षण बताए हैं। और इस जो पद्धति है, इस पद्धति को अपनाया है रामचंद्र
शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति को अपनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको सभी को ही अपनी जैसे कह लो कि जब इनका जो रामचंद्र शुक्ल का जो एक ग्रंथ है वो भी आप नोट कर लो, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए इन तीनों कह लो कि इन तीनों लक्षणों का सहारा लिया है और अपने इस पत्ती को मेन रखकर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसमें उन्होंने परंपराओं को भी ध्यान में रखा है, परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है और सन विशेष समय को भी ध्यान में रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का, वो पूर्ण तौर पर एक स्पष्ट और एक सुप्रसिद्ध कह लो जो इतिहास है, जिसको बहुत सारे कह लो कि लेखकों ने, छात्रों ने, अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा सराहना दी है, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, और कह लो कि समझने भी में भी हमें बहुत ज़्यादा क्या है सहारा मिला है। और हमारे जो छोटे छोटे जो कह लो कि जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, कंसेप्ट थे, वो हमारे छोटे छोटे जो दूसरे लेखकों ने नहीं बताए वो इस इतिहास ग्रंथ में हमें मिले हैं। चाहे वो काल से संबंधित है, चाहे वो परिस्थिति से संबंधित है, चाहे वो किसी भी कह लो कि प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है जी, आगे है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जो परिभाषा दी थी इतिहास लिखने के लिए, तो क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता। कई बार क्या है कि जो परीक्षा में सीधा ही आ जाता है कि ये जो परिभाषा है साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, जो बताओ ये किसने लिखी है, तो आपको पता ही है ये किसकी है, रामचंद्र। तो ये परिभाषा किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। अब इसको आपने ध्यान से समझना है। जो इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, इस परिभाषा के अंदर ही एक एक तो चीज है वो समाई हुई है कि वो उसने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है मीन्स वो कैसे लिखा, उस पर क्या मेन फोकस रहा। वो उन्होंने कहा है प्रत्येक देश का साहित्य, वो बताना चाहते हैं कि हर एक देश का साहित्य होता है। ठीक है, हर एक देश का क्या होता है, साहित्य होता है। चाहे कोई भी देश है, अगर उसका कोई भी देश है उसका साहित्य होता है। ठीक है, वहां की जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति क्या होती है, चित्तवृत्ति होती है मनोदशा, होती है भाव होते हैं। ठीक है, जनता के भाव। वहां का संचित, संचित मतलब कि प्रकट, प्रकट, प्रतिबिंब क्या है, स्वरूप होता। ठीक है, अब आपको आपने ध्यान से समझना है कि रामचंद्र शुक्ल जी कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर किसी भी लेखक ने क्या है कि इतिहास लिखना है, किसी भी साहित्य का इतिहास लिखना है, तो उस युग की, उस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको जाने बगैर इतिहास नहीं लिखा जाता। जैसी ही जनता की क्या होती है, परिस्थिति होती है, जनता की जो सोच होती है, वैसा ही साहित्य रचा जाता है। अब देखो वो कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति। अब मान लो कि आदिकाल के समय में जो, उस समय में जो जनता की सोच थी
जो जनता की चित्तवृत्ति, जनता के जो भाव थे जैसे थे वैसा ही साहित्य लिखा गया। ठीक है, आदिकाल के बाद जब भक्ति काल आया तो चित्तवृत्ति क्या है, बदल गई। चित्तवृत्ति क्या है, मनोदशा क्या है, उनके भाव बदल के भक्ति में लीन हो गई जनता। ठीक है, उसके बाद रीति काल आया, उसके बाद क्या आया, आधुनिक काल आ गया। तो जनता की चित्तवृत्ति क्या है, समय समय से क्या होती रहती है, बदल जाती है। तो जैसे ही उनकी जो चित्तवृत्ति, जो जनता की कह लो कि मन के भाव हैं, उनकी सोच है बदलती है, तो उसका जो साहित्य का जो रूप है वैसा ही वो भी बदल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसी जनता की सोच होगी वैसा ही क्या होगा, साहित्य होगा। जैसी जनता की परिस्थिति होगी, ठीक है, मीन्स जैसी जनता के हालात होंगे, परिस्थितियां होगी, वैसा ही साहित्य रचा जाएगा। परिस्थितियों के बगैर, युगीन परिस्थितियों के बगैर जो साहित्य है उसकी कह लो रचना नहीं की जा सकती। तो पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इस परिभाषा में एक एक चीज को क्या है, स्पष्ट कर दिया है। अगर उन्होंने बताया कि अगर आपने इतिहास लिखना है तो उस युग की युगीन परिस्थितियों को, जनता या चित्तवृत्ति को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो पद्धतियां थी, ये यहाँ ही जो चौथी पत्ती है ये यहाँ ही समाप्त होती है। तो ये जो यही पत्ती है, ये पूर्ण तौर पर यही पत्ती क्या है, स्पष्ट है, पूर्ण तौर पर ही इस पत्ती को ही स्वीकारा गया है। रामचंद्र शुगल की पत्ती जो विधेयवादी पत्ती है, विधेयवादी, और जिनका जन्मदाता कौन है, कई बार आ जाता है, तीन महोदय हैं विधेयवादी पत्ती के, जिस रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पत्ती को ही अपनाया है। ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये पूर्ण तौर पर क्या है, स्पष्ट है। तो इस पत्ती को ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्ती और अच्छी पत्ती माना गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये दूसरी जो लेक्चर की वीडियो है, आपको इसमें छोटी छोटी जो दिक्कत, जो परेशानी, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है जल्दी ही मैं वो आपको दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्दी ही हम जो है कह लो कि हिंदी का जो यूजीसी नेट है, सी टेट है, और रीट का जो है एग्ज़ाम है, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।